Hello everyone, this is Prashant. Once again, welcome. I'm welcoming you, and as you know, this video is inspired by Indian Educational Group, Allahabad, and today we are going to discuss about the 14th chapter of the science, which is sources of energy, and chapter number 14 according to NCERT pattern class 10th based. तो पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो का, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है वीडियो में, उसको डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग चीज़ें जो बाकी हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में देखी हैं, डिस्कस की हैं, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं बाद में, तो आपको वो सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी जो हम लोग 13th और 14 चैप्टर के जो भी वीडियोस, पार्शियल वीडियोस हैं, वो हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं वो वहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो आपको उनका लिंक, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है, तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। डैम्स वगैरह हम लोग देख चुके हैं, और ये जो हम लोगों ने देखा था बायोगैस प्लांट, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके यूजेस की अगर बात करें तो यूजेस वगैरह तो हम लोग जानते ही हैं कि भाई साहब लाइटिंग के लिए, कुकिंग के लिए रूरल एरियाज़ में यूज़ होता है, और जो है कॉस्ट बहुत कम आती है। और स्लरी वगैरह जो रहता है, जो बाद में बच जाता है, उस वो भी वेस्ट नहीं होता, वो खेतों में, गाँव में जो है गांव के खेतों में खाद के तौर पर, यानी मैनर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है दोनों मिल जाता है रिच अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, इसीलिए। और खेतों के लिए जो मुख्यतः कौन कौन सी जो खाद ज़रूरी होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन, और दूसरी होती है फास्फोरस, तीसरी होती है पोटेशियम। इसको हम NPK भी बोलते हैं। तो ये तीन हमारे खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, और यूरिया वगैरह भी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही खेतों में डाली जाती है। ठीक है। खैर, यूरिया से हमारी चीज़ें जो है थोड़ी सी वेस्ट हो जाती हैं। फिलहाल अभी के लिए हम लोग बात करते हैं, हमारा जो करंट थिंग है वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी आप लोग नाम से समझ रहे होंगे। ठीक, विंड एनर्जी क्या है? तो इसकी बात अगर करें कि ये आखिर कैसे काम करती, फिनोमेना क्या है, ये सारी बातें अगर हम लोग करते हैं, देन इसमें दिया गया है, जो पहले उसको डिस्कस करते हैं। और इसमें दिया गया है unequal heating of land mass and water bodies by solar radiation generates air movement and causes winds to blow. This kinetic energy of wind can be used to do work. ओके, बहुत ही ईजी है कि ये जो हवा की काइनेटिक एनर्जी है, उसका प्रयोग किया जाता है कार्य को करने के लिए, या किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है। ये किसी सामान्य एरिया में लगा रहता है ना, या वाटर बॉडीज़ के आसपास लगा रहता है। सोलर रेडिएशन जनरेट होता है, या उससे भी अलावा, मतलब उस उन सारी चीज़ों के अलावा ये एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पर हवाओं का दबाव हो। ठीक है। या हवाएं तेज़ बहती हों। ठीक, इसकी भी एक लिमिट होती है। खैर, उसकी बात करेंगे, लिमिट वगैरह की बात करेंगे, लेकिन आगे की बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, और दूसरा पॉइंट ये है, दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज टू लिफ्ट वाटर, या लिफ्ट अप होना चाहिए था, खैर जो भी है वो सही है, गलत ये भी नहीं है। लिफ्ट अप वाटर फ्रॉम द वेल टू एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द विंड मिल, है ना। विंड मिल में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कुओं से पानी निकालने के लिए मुख्यतः इसका यूज़ किया जाता है, और ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर वायु का, मतलब एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादातर बना रहता है, जैसे कोस्टल एरिया या कोस्टल रीजन्स जो हो गए, तटवर्ती क्षेत्र जो हो गए, है ना। नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों की बात यहाँ नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है। और यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं कोस्टल रीजन की, वो होती है बात समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों की। ठीक है। फिलहाल आगे की बात करते हैं। इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो कैसे क्या काम करती हैं, इसको ज़रा से समझते हैं। एक्चुअली इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है एक्चुअली द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज यूज टू turn the rotor of turbine which then generate इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डायनमो, है ना भाई। देखो, टरबाइन घूमता है, कैसे घूमता है? तो रोटर जो लगा होता है विंड मिल में,
भाई विंड मिल घूमती है, हवा चली, पंखा घूमा, पंखा घूमने के बाद उसमें एक रोटर लगा, रोटर घूमा, और रोटर घूमने से रोटर हमारा जुड़ा होता है डायनमो में, ठीक है। और फिर डायनमो क्या करता है, डायनमो भी घूमता है, और डायनमो अगर घूमता है तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मैकेनिकल एनर्जी से हमारी कौन सी एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, और वो स्टोर कर ली जाती है या कहीं और सप्लाई कर दी जाती है। आगे देखते हैं इसमें क्या है आगे के बारे में। द आउटपुट ऑफ द सिंगल विंड मिल इज क्वाइट स्मॉल, so a number of windmills are erected over a large area called wind एनर्जी फार्म। अब यानी कि हमें ये ध्यान देना होगा कि एक ही विंड मिल से काम नहीं चल सकता है। हमें एक विंड मिल अगर हम लगाएंगे तो वो बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। और हमें अगर अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है जिससे कि हमारे घर में अच्छी लाइट की सुविधा आ सके, टीवी, फ्रिज और पंखा वगैरह चल सके, नॉर्मल एक घर का इलेक्ट्रिसिटी का खर्च बच सके, देन हम लोगों को एक विंड फार्म खोलना पड़ेगा, विंड एनर्जी फार्म ओपन करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें एक बहुत बड़े ज़मीन के भूभाग या धरती के भूभाग की ज़रूरत या आवश्यकता होगी। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की आबादी का क्षेत्र ना हो, और वो ख़ास तौर पर कहाँ हो, कोस्टल रीजन में हो, तो बहुत ही बेहतरीन है, सोने पर सुहागा होगा। आगे की बात करते हैं इसमें, फ़िलहाल आगे ये सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात दी गई, वो बहुत ही अपने अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। वो बात क्या है ज़रा यहाँ देखते हैं। रैंकिंग है इंडिया की। India ranked fifth in the world in harnessing wind energy for the production of electricity. It is estimated that nearly 45,000 megawatt of electric power can be generated if India's wind potential is fully exploited. यानी कि अगर इंडिया का जो विंड पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेड हो, देन हमारी यहाँ कितनी पावर की इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा सकती है, तो 45,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा सकती है। और इस समय के जो है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया 5th नंबर पर है नहीं, ये एक्चुअली ये ओल्ड डेटा है, ये 5th नंबर पर था, और करंट डेटा 2020 में ये 4th नंबर पर आ चुका है। इंडिया ग्रो किया है क्योंकि हमारे जो मतलब होम मिनिस्ट्री है उसने इस पर काफ़ी ध्यान दिया है, और उसके ध्यान देने के बाद ही कई विंड एनर्जी फार्म ओपन किए गए हैं। और इको फेवरेबल एनर्जी सप्लाई की एक परियोजना चलाई गई है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। और उस परियोजना के तहत जो है इनके रखरखाव वगैरह, जहाँ जो भी पुराने विंड एनर्जी फार्म बंद हो गए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, फिर और जो नए थे उनको भी इस्टेब्लिश किया गया, और इन सबको चालू किया गया है, जिसकी वजह से ये सारी जो है जो 5th रैंक है वो 5th से प्रमोट होकर के 4th पहुंच चुकी है इस पूरी दुनिया में भारत की स्थिति। और अगर आगे की बात करें कि आगे दिया है द मिनिमम स्पीड, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए विंड मिल के लिए टू सर्व एज अ एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी ही चाहिए हवा की, तभी हमारी जो है विंड एनर्जी काम कर पाएगी सही से, अदरवाइज नहीं कर पाएगी, सही से नहीं कर पाएगी, प्रोडक्शन उतना जो है फेवरेबल नहीं होगा जितना हम चाहते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस यानी लाभ क्या क्या हैं, तो लाभ की बात करें तो सबसे पहले इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। यानी कि ये क्या है, ये एक इको फ्रेंडली है, ये सिस्टम पूरा इको फ्रेंडली है। एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल एफिशिएंट सोर्स है एनर्जी का। उसके साथ ही कह रहा है तीसरे पॉइंट में, नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन में, है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था लिमिटेशंस की बात बाद में करेंगे, तो आगे है वक्त की लिमिटेशंस की भी बात कर ली जाए इसमें। तो लिमिटेशंस में पहला पॉइंट जो है वो ये है कि विंड एनर्जी फार्म नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है। फिर दूसरे पॉइंट पर कहा गया है डिफ़िकल्टी इन गेटिंग रेगुलर विंड
स्पीड ऑफ 15 to 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर 15 से कम होती है या 10-12 होती है तो कभी कभी हमारे जो विंग्स हैं वो भी मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमें ऑन एन एवरेज 15 to 20 किलोमीटर मिनिमम हमें विंड स्पीड चाहिए ही चाहिए विंड माइल को मूव कराने के लिए, या विंड माइल से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो है वो क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग विंड एनर्जी फार्म इज़ वेरी हाई। जी हाँ, ये अपने आप में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है कि हम विंड एनर्जी, अगर हम लोग चाहें कि विंड एनर्जी फार्म बनाए तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। क्यों, रीज़न क्या, कारण क्या है? कारण ये है कि विंड एनर्जी फार्म के लिए हमें एक बड़े भूभाग का क्षेत्रफल चाहिए। क्यों, तो कारण ये है क्योंकि विंड माइल सेटअप होगा तो उसके जो विंग्स होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, और विंग्स काफ़ी बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका डायमीटर भी ज़्यादा होगा, और उस डायमीटर में किसी भी तरीके की कोई जानवरों की पहुंच ना हो। और ये विंड माइल, एक विंड माइल से काम तो चलेगा नहीं, हमें कई विंड माइल लगाने होंगे, जिससे और ये भी देखना होगा कि कोई विंड माइल के विंग्स आपस में तो नहीं लड़ रहे हैं। और एक और बात, सारे विंड माइल एक ही लाइन में नहीं लगाए जा सकते हैं, नहीं तो आगे के विंड माइल मूव करेंगे लेकिन पीछे के विंड माइल जैसे जैसे हम पीछे बढ़ते जाएंगे उनकी मूविंग स्पीड कम होती जाएगी, तो हम लोगों को इरेगुलरिटी का भी ध्यान देना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाती है, ज़मीन का खर्च और एक बड़े भूभाग में उसका रखरखाव का खर्च, है ना। तो रखरखाव में खैर बहुत ज़्यादा नहीं आता क्योंकि उसके जो पंख हैं, जो पर हैं, उसका ही देखभाल करना होता है, लेकिन ज़्यादा नंबर्स में ये विंड माइल लगे होते हैं तो ये खर्च ज़्यादा हो जाता है, एक में ये खर्च थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन इसके आगे जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड ऑफ विंड मिल। यही बात जो अभी आपको मैंने कहा कि एक में तो खर्च, एक के हिसाब से तो खर्च मिनिमम है, लेकिन चूंकि हम ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि एक विंड मिल के साथ हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और अगर होगा तो बिल्कुल नॉमिनल होगा, दैट विल बी नेग्लेजिबल। उससे ज़्यादा का खर्च आ जाएगा, हमें उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा, एक को इस्टेब्लिश करने में और उससे इलेक्ट्रिसिटी लेने में, ठीक। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा करते हैं तो हमें फ़ायदा यही होगा कि भाई साहब हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासे अमाउंट में मिल सकेगी विदाउट एनी कॉस्ट, है ना। वही कॉस्ट लगेगा जो मेंटेनेंस में आएगा, या फिर जो है हम लोगों को इसके इस्टेब्लिशमेंट में या इंस्टॉलेशन में जो खर्च आएगा वही हमें केवल उठाना पड़ेगा। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि इसके जो मेंटेनेंस चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज का मतलब केवल मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड से है, ठीक है। विंड मिल में मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड से है, बाकी जो बैटरी रिमूवल या बैटरी चेंजिंग ये सारे मेंटेनेंस चार्ज में नहीं आते हैं, वो अलग चार्ज में आता है। खैर, इसके साथ ही हमारा जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो पॉइंट था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग विद अनदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इसमें पहला क्या है, इसमें है पहला सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी क्या होती है भाई साहब, सौर ऊर्जा, ये तो आप जानते ही होंगे सोलर एनर्जी के बारे में। तो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है द एनर्जी इमिटेड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, है ना। ये आप इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ हिंदी में बताने की ज़रूरत है। सोलर कांस्टेंट 1.4 किलो जूल पर sm square, and the outer edge of the earth receives solar energy of to this amount which is known as solar constant। solar constant के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। solar constant सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसीव करता है, लेकिन अर्थ पर उसकी चीज़ें आते आते थोड़ी सी कम हो जाती हैं, बट उतना कम नहीं होता है। ये 1.1 से 1.3 तक ही रहता है, यानी कि 0.01 का अमाउंट जो है उस अमाउंट में थोड़ी सी कमी होती है। रीज़न ये है क्योंकि 5 लेयर का जो एटमॉस्फेयर हमारे पास है वो इसकी एनर्जी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके एडवांटेजेस की बात की गई है, तो एडवांटेजेस की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डिवाइसेस। यहाँ सोलर एनर्जी डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस
that utilize solar energy directly, like solar cooker, solar furnaces, solar cells and solar water heaters. तो भाई साहब सबसे पहले हम लोग ये तो जानते हैं, सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस और सोलर सेल्स एंड सोलर वाटर हीटर्स। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ आती है और उस चीज़ को हम कहते हैं हीटिंग डिवाइस, यानी सोलर हीटिंग डिवाइस। अब ये सोलर हीटिंग डिवाइस के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि इन पॉइंट्स में 4 पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिए गए ना, ये 4 पॉइंट्स इनमें नहीं दिया गया है, केवल वाटर हीटर उस हीटिंग डिवाइस में आता है। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये सोलर हीटिंग डिवाइस है तो क्या है। इसमें दिया गया है 2 पॉइंट, और 2 में से पहला पॉइंट जो है वो ये है कि यूज़ ब्लैक पेंटेड सरफेस बिकॉज ब्लैक सरफेस absorb more heat as compared to white or other surface. Use of glass plate because it allows shorter infrared radiation to pass through it, but doesn't allow the longer wavelength infrared radiation to through it, that results in increasing the temperature. मतलब ये है, मतलब बहुत ही सिंपल। देखो, जितनी भी सोलर हीटिंग डिवाइसेस हैं वो ब्लैक कलर में आती हैं। कारण सिर्फ ये है कि जो ब्लैक कलर है वो हीट को फेवरेबल करता है, यानी कि स्टोर कर लेता है आसपास की हीट को, है ना। और अगर सोलर एनर्जी चाहिए होती है तो ये हीट केवल एब्जॉर्ब करता है, बाहर से अंदर की तरफ खींचता है, ठीक, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ जाने नहीं देता है, यानी उसको कंज्यूम करके रखता है, बचा करके रखता है हीट को। और आसानी से, जल्दी से, कम लाइट में भी ये आसानी से हीट हो सकता है, बजाय कि किसी सफ़ेद कलर के या किसी अदर कलर के ज़्यादा ये हीट होता है। इसकी यही कारण है कि जितने भी हीटिंग डिवाइस आते हैं, सोलर हीटिंग डिवाइस, चाहे वो पैनल तो खैर हीटिंग डिवाइस में नहीं आता, बट सोलर कुकर वगैरह आप देख लीजिए, फर्नेसेस देख लीजिए, ये सारे जो है ब्लैक कलर में होंगे। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो, ठीक है। और ये इसमें जो है बहुत ज़्यादा लंबी वेवलेंथ भी नहीं आती, कलर ब्लैक होता ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि जो है ये सोलर एनर्जी में जो है लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे, तो ऐसा नहीं होता है। खैर, अब बात करते हैं सोलर कुकर की। तो सोलर कुकर भी कई तरीके के आते हैं मार्केट में, लेकिन जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला सोलर कुकर है, और वो है बॉक्स टाइप सोलर कुकर। अब ये बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैसे डिस्कस करेंगे, तो आइए ज़रा इसमें 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट्स में पहला पॉइंट देखते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ मेड अप ऑफ द मटेरियल such as plastic or wood. And the next point is box is covered with black sheet and its inner walls are painted black to increase the heat absorption. And the third is solar cookers are covered with glass plate and have mirrors to focus the rays of the sun and achieve a higher temperature. बहुत ईजी है, आइए ज़रा समझते हैं मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर आपने फिगर देखना है, और ये जो है एक मिरर यूज़ किया गया है। ये मिरर, ये कौन सा मिरर है, तो प्लेन मिरर हम यूज़ कर रहे हैं। सनलाइट यहाँ पर कहीं आपका सन है, ठीक है, और ये सन जो है वो आपका जो है सनलाइट दे रहा है, यहाँ से सनलाइट जा रही है, यहाँ पर टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर पड़ती है। अब यहाँ ये जो जो 4 दीवारें होती हैं अंदर इसकी, ये या तो ये पूरी या तो ग्लास होती हैं। अगर चारों ग्लास नहीं है, ठीक, चारों ग्लास नहीं है, तो ये जो फ्रंट शीट रहती है ये ग्लास की होती है। लेकिन इस ग्लास के बाहर साइड में, आउटसाइड में जो पेंट होता है वो पेंट हमेशा ब्लैक होता है। और अंदर भी अगर केवल फ्रंट एरिया पर, यहाँ पर इस साइड में जो है केवल हमारा ग्लास लगा हुआ है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ही अगर ग्लास लगा है तो बाकी के जो 3 होंगे, 3 हिस्से, ये आगे पीछे और ये साइड में दोनों, है ना, ये सारे के सारे लकड़ी के होंगे। और वो लकड़ी भी या तो ब्लैक शीट से कवर होगी या फिर ब्लैक पेंट से उसको रंगा गया होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं इसमें आगे। अच्छा, एक और बात, इसमें एक जो जगह होती है उस जगह में हम खाने का चीज़ रख देते हैं, और जो भी कंटेनर होता है वो भी ब्लैक कलर का ही कंटेनर होता है। और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन
वगैरह होता है, उस रिफ्लेक्शन से क्या होता है, उस रिफ्लेक्शन से हमारा खाना धीरे धीरे पकता है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है और इसके भी कुछ नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। आइए ज़रा उनको बात कर लेते हैं तीन तीन पॉइंट्स के साथ। पहला है यूज़ एनर्जी इन विच इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री एंड इट इज़ मोर देन, क्या बोलते हैं, वन फूड कैन बी कुक्ड साइमल्टेनियसली। मतलब ये सारी बातें हैं बहुत ही इजीली, है ना। समझना क्या है, समझना ये है कि ये बहुत ही जो है लो कॉस्ट पर हो जाता है, तैयार हो जाता है हमारा खाना। और ये इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही लो कॉस्ट पर बनाया जा सकता है, कोई ख़ास ज़्यादा खर्च नहीं आता है और इसको यूज़ करना भी आसान है। ये पॉल्यूशन फ्री है और इसमें एक ही वक्त में एक से ज़्यादा खाना बनाया जा सकता है। मतलब एक बॉक्स के साथ दूसरा बॉक्स भी हम चाहे तो रख सकते हैं। ठीक, अब इसके नुकसान की बात करते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके तो डिसएडवांटेजेस में पहला है तो कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग और बेकिंग पर्पज़। ये बेकिंग पर्पज़ और फ्राइंग के पर्पज़ पर यूज़ नहीं किया जा सकता है। तलने भूनने के काम में आप सोच रहे हैं, आपका मन है कि छोले भटूरे खा लें या हम जलेबियाँ तल दें, तो भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक बात यहाँ और जानिएगा, क्योंकि ये हीटिंग प्रोसेस पर होता है ना, ऐसा इसीलिए होता है। फूड कैन नॉट बी कुक्ड एट नाइट और ऑन अ क्लाउडी डे। समझ में आ रही बात, कि बारिश के मौसम में जब बादल आसमान में छाए रहते हैं, धूप नहीं निकलती बारिश में, जाड़े में, या फिर कब, रात के समय। ठीक है, तो उस समय ये काम नहीं कर सकता। अगर आपके घर में गैस चूल्हा नहीं है, आप केवल सोलर कुकर लाने की फिराक में है, तो भाई साहब ज़रा सा सावधान हो जाए, क्योंकि आपको रात का खाना मिलने वाला नहीं है। आपका रात का खाना गोल हो जाएगा, क्योंकि जब खाना बनेगा ही नहीं तो मिलेगा क्या। और जाड़ों में और अक्सर उस दिन बरसात में या उस दिन गर्मियों में जिस दिन तेज़ बादल रहेंगे, खूब घने बादल, एकदम काले बादल रहेंगे, उस दिन तो धूप निकलेगी नहीं, और अगर धूप निकली नहीं तो खाना बनेगा नहीं, खाना मिलेगा नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर of solar heating has to be changed from time to time to keep it facing the sun। यानी कि सूरज की तरफ इसका मुंह करने के लिए हमें इसको समय समय पर सूरज के साथ इसकी दिशा में परिवर्तन करना होगा। चलिए इसी के साथ ये सोलर कुकर के फ़ायदे नुकसान और सोलर कुकर होता क्या है, इस चीज़ को हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं सोलर सेल की। तो सोलर सेल क्या होते हैं? सोलर सेल्स आर डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डेवलप्स अ volt of 0.5 to 1 volt can produce about 0.7 वाट ऑफ, ये क्या लिखा है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा ये बात आपने समझी कि सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल जो है एक ऐसे डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है या संयंत्र है जो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर देते हैं, और इससे उत्पन्न जो वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, और कैन प्रोड्यूस अबाउट 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेजेस में हम लोग जानते हैं कि 4 जो पॉइंट सामने दिख रहे हैं वो तो है ही हैं। वो क्या है, आइए ज़रा समझते हैं। पहला है रिक्वायर अ लिल मेंटेनेंस, हैव नो मूविंग पार्ट। इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता, मेंटेनेंस चार्ज लगता है, एंड नो फोकसिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड। ये फ़ायदा है कि फोकसिंग डिवाइस ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है हमेशा इस सोलर पैनल पर या सोलर सेल्स पर हमेशा फोकस ही करना है। कहीं भी अगर सन है और उसकी लाइट इस पर पड़ रही है, ये जो है उस हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। कैन बी सेटअप इन रिमोट एरियाज़, बहुत ही रिमोट एरियाज़ में इसको सेटअप किया जा सकता है। एक छोटा सा चीज़ यहाँ जो हमेशा से यूज़ होती है सोलर के केस में, वो है इको फ्रेंडली, यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है या इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। क्यों इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्यों? तो भाई साहब यहाँ पर सामने लिखा है, बिकॉज इट डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, अंडरस्टैंड।
ओके, लेट अस टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। अब इसके नुकसान क्या है? तो नुकसान में सबसे भाई साहब ये सामने जो तीन चीज़ें हैं, ये तो बहुत बेहतरीन तरीके का नुकसान है। क्या है? पहला तो यही है कि इट रिक्वायर्स हाई कॉस्ट। बिल्कुल, सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है पैसा। एफिशिएंसी लो, कम एफिशिएंसी होती है, क्षमताएं कम होती हैं। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ क्वाइट हाई। ये इंस्टॉलेशन जो है, मान लिया आपको एक घर में सिर्फ एक पंखा और चार पांच एलईडी चलाने हैं और आपको उसमें रहना है, तो भाई साहब ये याद रखिएगा कि उतने का खर्च ही इसका लगभग 12 से 15 हज़ार या उससे ऊपर आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो ये कम राशि नहीं है, थोड़ी सी कॉस्टल, मतलब ऐसे सिर्फ एक घर में रहने वाले के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। हाँ, आगे की बात करते हैं, इसके यूज़ कहाँ किए जा सकते हैं। तो सोलर पैनल्स का यूज़ जो है बहुत ही जगह पर हो रहा है आजकल, आप देख सकते होंगे, आपके आस पास भी देखते होंगे। यूज इन कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस एट्सेट्रा, used in artificial satellites and space probes, used in radio or wireless transmission system। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ है कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तो चलने के साथ साथ चार्जिंग भी होती रहे, ऐसा सिस्टम किया जाता है। लेकिन किस गाड़ी में, किस व्हीकल में? तो उस व्हीकल में जिसके छतों पर सोलर पैनल बिल्ड किया जाता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। सो अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तब तो आप मुझे बाद में ही कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई भी आपको दे दिया जाए। ठीक, सोलर पैनल की बात कर लेते हैं। सोलर पैनल, अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलर पैनल। भाई साहब, एक सोलर सेल से कुछ नहीं होने वाला, एक सोलर सेल से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे सोलर सेल चाहिए, तब जा कर के हम जब एक सोलर से मतलब कई ढेर सारे सोलर सेल इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम किसी एक प्लेट में उनको इंस्टॉल करेंगे, अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तब हमारा क्या तैयार होगा? एक सोलर पैनल। ठीक है, जो आप घरों पर लगाते हैं, और व्हीकल्स में भी सोलर पैनल ही यूज़ किया जाता है। सोलर सेल जो है मोबाइल चार्जर या रिस्ट वॉच वगैरह के को चार्ज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये आपने अभी ऊपर देखा है, कैलकुलेटर वगैरह के लिए, है ना। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जो मटेरियल्स के बारे में बात की गई है, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। तो सबसे पहला जो दो चीज़ें हैं वो है सिल्वर एंड सिलिकॉन। ठीक है, इज़ यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ सोलर सेल्स। समझ में आ रही बात? सिल्वर और सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिल्वर, सिलिकॉन से बना होता है और सिल्वर यूज़ किया जाता है कनेक्शन के लिए, इंटरकनेक्शन के लिए, आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं, और इसमें आगे की अगर हम बात करें तो आगे इसमें आपको दिया गया है एनर्जी फ्रॉम द सी और ओशियन, यानी कि समुद्री ऊर्जा, सामुद्रिक ऊर्जा या समुद्री ऊर्जा कैसे यूज़ करते हैं, आइए ज़रा उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ दिया है द एनर्जी फ्रॉम द सी इज़ अवेलेबल इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, एज द फर्स्ट वन इज़ energy of sea waves, tidal energy, and the next one is ocean thermal energy। समझ में आ रही बात? पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एनर्जी ऑफ सी वेव्स। व्हाट इज एनर्जी ऑफ सी वेव्स? अगर हम बात करें, फिर टॉक अबाउट व्हाट इज एनर्जी ऑफ सी वेव्स, देन देयर इज 2 पॉइंट you can see on your screen, that first one is the waves are generated by the strong winds that blows across the sea. The kinetic energy of this moving water rotates the turbine of generator। And the next one is लिमिटेशंस। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? ठीक, तो इसके लिमिटेशंस की हम बात करेंगे तो इसमें केवल ऐसा दिया गया है, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉप ब्लोइंग, तेज़ हवा चलना बंद हो जाती है, द जनरेटर स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर भी विद्युत उत्पन्न करना
बंद कर देता है, समझे। और उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा नहीं दूसरा है, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है? सो टाइडल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वाटर ड्यूरिंग टाइड्स, यानी जब ज्वार भाटा आता है उस दौरान जो है हमारे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है tides are caused due to gravitational force of attraction exerted by moon or moon on the water of the ocean। ये तो बहुत ही इजी है, ये आप समझ ही रहे हैं कि टाइड क्यों आता है। तो टाइड हमारा आता है चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के आपसी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से टाइड हमारे पृथ्वी पर आता है। और जब टाइड आता है तो पानी या समुद्रों की जल धाराएं तीव्र गति से उठती हैं और गिरती हैं, उन्हीं जल धाराओं से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ऐसा इसमें दिया हुआ है ना। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है यहाँ पर वो ये है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय constructing a dam across a narrow opening to sea, ठीक। and the next one is a turbine fixed at the opening of the dam converts tidal energy to electricity। ये आप जान ही रहे हैं, ठीक है। इसमें पिछले वीडियोस में आपको डिस्कस किया गया है कि कैसे क्या टरबाइन वगैरह फिक्स किया जाता है और फिर कैसे यूज़ किया जाता है उस चीज़ को, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा पॉइंट है उसमें आपको बात करेंगे यहाँ पर ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें, सो द पावर प्लांट्स यूज टू हार्नेस द ओशियन थर्मल एनर्जी इज नोन एज ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट। इसे हम ओटेक कहते हैं। ओटेक फिर से आप देख लीजिए, ओटेक का फुल फॉर्म ओटेक थर्मल एनर्जी, सॉरी ओटेक का मतलब है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। और इस प्लांट के एब्रीविएशन को हम ओटेक कहते हैं, जो यहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑर्डर में लिखा हुआ है OTEC, ठीक है, ओटेक। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड वाटर एट द डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर शुड बी 20 डिग्री और मोर। And the next point is the warm surface water is used to boil ammonia, और अमोनिया मतलब यहाँ पर लिक्विड अमोनिया की बात की गई है, ठीक है, बाकी और कोई नहीं, अमोनिया गैस भी होती है, ठीक। and the vapor of liquid are used to run the turbine of generator। and the next point is water, the cold water from the deeper layer is pumped up to condense the vapor into the liquid। समझ में आ रही बात? नीचे से बहुत तेज़ी से निकालने के लिए वगैरह भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने लायक है, क्योंकि बहुत सी बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ लिखा भी है, ठीक। आगे की बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी की। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं जल्दी से। एनर्जी स्टोर्ड एज हीट इनसाइड द अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी, हीट, है ना। तो जो हीट हमारे अर्थ के अंदर स्टोर है ना, वो एनर्जी हम जियोथर्मल एनर्जी के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में इसमें कहा गया स्टीम ऑफ अंडर वाटर इज टेकन आउट बाय सिंकिंग पाइप, है ना, सिंकिंग पाइप्स थ्रो होल्स ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट। The steam under high pressure is used to rotate the turbines of generator to produce electricity। समझ में आ रही बात? अंदर बिल्कुल एकदम पंप कर दिया जाता है, एक पाइप को ड्रिल्ड कर दिया जाता है अर्थ की क्रस्ट से, और उसके बाद ये जब नीचे तक पहुंच जाता है, फिर उस पाइप, वो जो सिंकिंग पाइप है, उस पाइप से हम धीरे धीरे इसकी स्टीम को बाहर निकालते रहते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं तो कभी कभी यहाँ पर नुकसान भी हो जाता है, इसलिए हमें इसको पूरे फुल प्रोटेक्शन के साथ करना चाहिए। और जनरली गवर्नमेंट इसको किसी भी प्राइवेट कंपनी को
कभी करने ही नहीं देती, गवर्नमेंट अपनी निगरानी में करती। क्यों? क्योंकि इससे ख़तरा है, क्योंकि आसपास जब हम लोग ऐसा करते हैं तो अंदर की हीट जैसे ही ख़त्म होगी तो ऊपर जो है भूकंप भी आ सकता है, और अंदर का जो लावा है वो भी बाहर आ सकता है सिंकिंग पाइप्स के थ्रू। और अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों पर प्राइवेट कंपनियों के काम करने के लिए बैन कर रखा है। वो प्राइवेट कंपनियां इस पर काम नहीं कर सकती। हाँ, एक कंडीशन ज़रूर है, प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ऐसा काम ज़रूर करती हैं। ठीक है, खैर आगे की बात करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड in the nucleus of an atom, and nuclear energy is of two types. The first one is nuclear fission and the next one is nuclear fusion. What is fission? So nucleus of heavy atom, when bombarded with low energy neutron split मतलब break out into लाइटर न्यूक्लियाई एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। बहुत इजी है, मतलब इतना समझो कि एक छोटा सा एक यूरेनियम या एक हैवी न्यूक्लियस है। यूरेनियम का यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है यूरेनियम, बाकी और कुछ नहीं है। एक हैवी न्यूक्लियस हमने लिया और उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी करा दी। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो न्यूक्लियस था वो ब्रेक हो गया, टूट गया। ठीक, और टूट गया तो कैसे टूटा? तो जब वो टूटा मतलब तो कई टुकड़ों में टूटेगा, और फिर उसमें से जब वो ब्रेक हो रहा होगा तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और कई छोटे छोटे जो है वो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस भी डेवलप होंगे। समझ में आ रही बात? और उस वही जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है इसे ही न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो दो हल्के छोटे न्यूक्लियस का आपस में मिलाकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना देना। छोटे न्यूक्लियाई का बड़ा न्यूक्लियाई में कन्वर्जन न्यूक्लियर फ्यूजन, और बड़े का छोटे में डिवीजन क्या कहलाता है? फिजन। डिवीजन फिजन, और जो मिल करके बड़ा बनाना है वो फ्यूजन। ठीक है, अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो फ्यूजन में आता है। छोटे छोटे न्यूक्लियाई को मिला लिया और उससे एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया, तो ये हमारा फ्यूज़न में आता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, ये विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तारापुर, राणा प्रताप सागर एंड कलपक्कम, ये जो तीन जगहों के नाम है ना, तारापुर, राणा प्रताप सागर और ये कलपक्कम, ये तीनों जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ही न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है। ठीक है, और ये आपको इलिप्स के शेप में इनके जो है पिलर्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े आकार में होते हैं, है ना। खैर उनकी बात अभी नहीं करेंगे, आगे की बात करते हैं। हमारा इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो ज़रा ये ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी समझा, फिजन और फ्यूज़न समझा, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं समझे तो ये समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से नुकसानदायक है आपके लिए। ठीक, आइए ज़रा समझते हैं क्या है। पहला पॉइंट देख, बहुत ज़्यादा नहीं है, दो पॉइंट आप समझ लेंगे, बहुत है, सफिशिएंट है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या कहा गया? इन न्यूक्लियर पावर प्लांट द न्यूक्लियर फ्यूल इज इंसर्टेड वंस टू गेट एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रही बात? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, एंड डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, सिंपल सी बात, एंड इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, है ना, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन में अक्योर ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। ठीक, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज
which is about environmental consequences. ठीक है. So if we'll talk about the consequences of environment या environmental consequences, so what is those पॉइंट्स. तो बेसिकली 3 पॉइंट्स में ही उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, कम बिंदुओं में, कम तथ्यों में ज़्यादा चीज़ें. ठीक है, आइए देखते हैं. पहला पॉइंट क्या है. एनर्जी सोर्सेस शुड बी यूज्ड जुडिशियली, अदरवाइज इट वुड डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसे बिल्कुल न्यायिक तौर पर प्रयोग होने चाहिए जो मानवता के लिए उपयोगी हो या पूरे प्रकृति के लिए उपयोगी हो. अगर ऐसा नहीं होता है तो याद रखिएगा ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखते हैं या ये डिस्टर्ब कर देते हैं. यूज ऑफ क्लीन फ्यूल्स लाइक CNG मीन्स compressed natural gas, because burning of fossil fuels causes greenhouse effect. Understand? And the next one is assembly of devices like ये क्या बोलते हैं, सोलर सेल, अदरवाइज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ, अदरवाइज नहीं, अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी would have caused environmental damage. याद रखिएगा कि सोलर सेल वगैरह भी अगर सही से असेंबल नहीं किए गए तो ये भी रेडिएशन वगैरह करके हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे डैमेज कर सकते हैं. ठीक, मान लिया हमने सोलर पैनल लगाया घर की छत पर और वो टूट गया, टूटने के बाद हमने उसको इसी तरीके से फेंक दिया, तो याद रखिएगा उसमें जो सिल्वर और सिलिकॉन का जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है कनेक्शन और बिल्डिंग के लिए बनाने और संयोजन करने के लिए, यानी सोलर सेल के संयोजन के लिए सिल्वर और जो सेल बनाना है वो सेल बनता है सिलिकॉन. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो फ्यूचर में बड़े बड़े कुछ रिएक्शंस करके रेडिएशन क्रिएट कर सकता है और नेचर को इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है. और जाहिर सी बात है कि नेचर को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान हो सकता है. ठीक है, आगे की बात करते हैं यहाँ पर. हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्सेज लास्ट नहीं है ना, लास्ट. तो 2 पॉइंट है बहुत ही इजीली, और ये दूसरे वीडियो में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं आज. अगर आपको कोई चीज़ें डिस्कस करनी है तो आप लोगों के लिए सैटरडे का जो क्लास है वो अरेंज किया ही गया है. और बाकी हमारा जो सीरीज़ है साइंस वाला ये पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पर है, इसीलिए आपको इर्रेगुलर तरीके से क्लासेस मिल रही हैं और आपको उनकी नोटिफिकेशन आपके ऐप पर पहले ही जा रही है. सो उसके लिए आपको चिंता तो होगी नहीं, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है कि कब कौन सी क्लास करनी है. अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आपको ज़रूर मिल जाएगी यूट्यूब पर. ठीक, आगे की बात करते हैं. इसमें जो 2 पॉइंट है वो क्या है, पहले देखते हैं क्या लिखा है इसमें शुरू से और आखिरी तक. The sources of energy can be divided into 2 categories. The first one is renewable sources of energy as wind, sun, biogases, etc. And the next one is non-renewable sources of energy as coal, petroleum, natural gases, etc. And continuous use of non-renewable source of energy is a matter of concern because ultimately the deposit of these sources will be completely finished. On the other hand, renewable sources of energy will last forever, as sun as a source of energy will be available for a very long period of time. समझ में आ रही बात. इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया कि भाई साहब देखो ऐसा है कि दुनिया में 2 तरीके के जो सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल में कौन कौन आता है, तो उसमें आते हैं विंड यानी हवा, और सन आता है, फिर बायोगैस आता है ना. ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल में आती हैं. और नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन आता है, तो कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैसेस आती है. ये तो नॉन रिन्यूएबल में है क्योंकि ये एक लिमिटेड अमाउंट में है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लिमिटेड अमाउंट में है वो नॉन रिन्यूएबल और जो अनलिमिटेड अमाउंट में है वो रिन्यूएबल
रिन्यूएबल है, ठीक। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो हमेशा ही हमारे क्या बोलते हैं कि एक लास्ट लॉन्गर टाइप के डिवाइसेस के तौर पर काम करते हैं या लास्ट लॉन्गर सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। लेकिन जो रिन्यूएबल सोर्स है वो ही ऐसे होते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे नहीं होते। ऐसे मतलब लास्ट लॉन्गर नहीं होते हैं, लंबे समय तक की अवधि के लिए नहीं होते। मान लिया हमारे पास सन है, तो भाई साहब ये बताओ, क्या तुम्हारे ज़िंदा रहने तक सन चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप जिंदा हैं फिलहाल के तौर पर, जब तक ये अर्थ है, तो अर्थ से ज़्यादा ही चलेगा, कम नहीं चलेगा। जितने साल तक ये अर्थ रहेगी, लगभग मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ऐसा कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं हुआ जिसमें अर्थ डैमेज नहीं हुई, तो ये तब तक जाएगा नहीं, अर्थ के बाद ही जाएगा। और अर्थ के जाने से पहले तो हम सब चले जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो भी चला ही जाएगा। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 2 पार्शियल वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 14 के लिए, उसमें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है देन यू कैन कमेंट, अगर आप कर सकते हैं तो, यूट्यूब पर है तो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर एप्लीकेशन पर है तो एज ऑलवेज हम लोग मिलते ही हैं आपको हर सैटरडे, है ना। हर सैटरडे की 1 बजे वाली क्लास में हम लोग आपसे मिलते ही हैं, फिर वहाँ डिस्कस कर लिया जाएगा इसके जो भी डाउट्स होंगे। हाँ, ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप कमेंट करें। अगर आपके पास ऐप है हमारा, तो आप ऐप्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साइंस वाला जो वहाँ टैब है, उस टैब में जा कर के आप अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, और उनका रिप्लाई आपको पता ही है दिया ही जाता है। 1-2 घंटे के देरी से या कुछ देरी से ही मिले, लेकिन हम लोग रिप्लाई ज़रूर देते हैं वहाँ पर। तो मेरी पूरी कोशिश भी होगी कि अगर आप लोग जो है यूट्यूब पर देखते हैं तो वहाँ भी अगर आपका कोई क्वेरी है, मान लिया आप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते, देन देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन।